Hi, my name is Aviraj and I am the owner and director of researchproject.in। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप MIT यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप BBA, MBA, MCOM, BCOM या कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस या कोई भी स्पेशलाइजेशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सारी चीज़ें इन डिटेल समझाने वाला हूँ और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आई एम श्योर कि आपको जो है 110% इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और साथ ही में आपको हेल्प मिलेगी अपने करियर ग्रोथ के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। अगर आपको ऐसा लगा कि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट जो भी आपके क्वेरीज है मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जो MIT की तरफ से हमको गाइडलाइंस दी जाती है उसमें ये फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी गाइडलाइंस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 लिखा है, बट एज ऑफ नाउ यही हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज MIT की तरफ से इसके बाद कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, तो हमको यही फॉलो करनी है और यही आपको जो है अपने एकेडमिक ईयर में इसी के जरिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, बस इसमें नंबर का फर्क है, बाकी सेम गाइडलाइंस आपको अपने एकेडमिक ईयर के लिए फॉलो करनी है, बिकॉज इसके बाद कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है MIT SDE प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया है जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से जो है आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है वो है सिलेक्ट प्रोजेक्ट टॉपिक। तो जब भी हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो टाइप के प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है, सेकंड इज सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, तो इसे हम प्राइमरी रिसर्च भी कह सकते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी रिसर्च एंड दिस इज द सेकेंडरी रिसर्च। तो इसमें अभी डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट यानी कि अगर प्राइमरी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका जो डेटा है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आर्टिकल, बुक्स, पब्लिशंस, वेबसाइट, इसमें वो डेटा कहीं ना कहीं मौजूद होगा और उसी के ऊपर आप जो है यहाँ पे वर्क करते हो, यानी कि वो आपका खुद का डेटा नहीं है। ठीक है ना, आपने यहाँ पे रिसर्च की है लेकिन आपने लोगों का डेटा मर्ज किया है, किन्हों ने क्या क्या पब्लिशंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसे हम लाइव प्रोजेक्ट या फिर प्राइमरी रिसर्च प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जो कि प्राइमरी डेटा के ऊपर बनता है। ठीक है, तो इट इज ए काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, इसके बाद आता है प्राइमरी रिसर्च में यानी कि लाइव प्रोजेक्ट में ही यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है फाइनलाइज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस क्या है आपका, आप इसमें क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका क्या मोटिव है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, क्या जस्टिफाई करने वाले हो आप इस प्रोजेक्ट में, तो उससे रिलेटेड आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है। सो इसमें 4 से 5 पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिफाई फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम सेकेंडरी डेटा के ऊपर आते हैं, सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी रिसर्च है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है ना कि आप जो है खुद की रिसर्च करते हो। ठीक है, तो जब हम खुद की रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उस कंपनी से रिलेटेड हो, या ऐसा मान सकते हो कि उस कंपनी में आपने ऑलरेडी इंटर्नशिप की है या फिर आप उसमें काम करते हो। ठीक है, तो ये जो सारे वेज हैं ये सेकेंडरी डेटा में आते हैं। सेकेंडरी डेटा यानी कि खुद का डेटा। ठीक है, खुद आप रिसर्च कर रहे हो और खुद का ही डेटा, खुद जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो आप इसमें डालते हो। ठीक है, तो इसका भी सेम ही है। इसमें जो है फाइनलाइज मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसमें भी फाइनलाइज मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें भी फाइनलाइज मेन ऑब्जेक्टिव्स है, बट इसमें जो प्रोसेस कट हो चुकी है वो है कि यहाँ पे स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस लिखा है,
जो कि मैंने आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे आपकी खुद की प्रोसेस का एक एड ऑन होना चाहिए था जो MIT ने एड ऑन नहीं किया। बट मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपकी खुद की प्रोसेस रहती है, ठीक है। आप खुद क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप 2 महीने की कर रहे हो तो 2 महीने में आपने क्या सीखा है वो आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। इसके बाद आता है सर्च एंड कलेक्ट रिलेटेड आर्टिकल, ब्लॉग, बुक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होता है, ठीक है। इसमें भी सर्च करना होता है बट इसमें भी करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो है आपको आर्टिकल, बुक्स या ब्लॉग्स ढूंढने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनवाने में। अगेन मैंने जैसा पहले बताया था कि ये आपका खुद का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप पूछोगे कि भाई फिर ये क्यों करना है, राइट। बट यस, ये आपको करने होते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ एड ऑन होता है, बिकॉज यू आर नॉट ओनली द वन who is taking the information of that company, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी के बारे में कुछ लिखा है, तो वो भी आपको लिखना होगा। साथ ही में आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आगे के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च यानी लाइव प्रोजेक्ट और सेकेंडरी रिसर्च समझ में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्कोप है प्रोजेक्ट का वो आपको लिखना होता है। ये ज्यादा पॉइंट का नहीं होता है, ये सिर्फ आपको 1 पेज या 1.5 पेज में लिखना होता है कि आपको इसमें क्या स्कोप दिख रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एट द एंड मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जहाँ पे आप मेरी हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि जो भी पब्लिशंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी ने बुक लिखी है या कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, आप पहले तो नहीं होंगे, हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड किसी ने पहले भी लिखा हो, उस कंपनी से रिलेटेड किसी ने पहले भी लिखा हो, ठीक है। जो ऑफिशियल पब्लिशंस है वो पब्लिशन का आपको एक नंबर लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखते हो उनका नाम जिनकी पब्लिशन है और कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद वो लिखते हो एंड इसके बाद क्या क्या उनकी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या पब्लिशन हुआ है, उनका एक स्मॉल पैराग्राफ में आप लिखते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 20 से 25 रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू बनाने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सजेशन एंड रिकमेंडेशन। तो जब आप सजेशन लिखते हो तो ये जो भी आपने बनाया है, ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें से अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जिससे कंपनी ग्रो हो सकती है या फिर कुछ आपके थॉट जो आपको लगे कि नहीं ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने चाहिए, ठीक है, तो वो आप सजेशंस एंड रिकमेंडेशन में लिख सकते हो, ठीक है। रिकमेंड कर सकते हो आप कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, सजेशन एंड रिकमेंडेशन दे सकते हो। ये भी यूजुअली 3 से 4 पेज या फिर 2 से 3 पेज का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यानी कि ये जब पूरा आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो इससे आपने क्या क्या कंक्लूड किया, ठीक है, क्या इसका सार है, कैसे आपने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, वो आप इस कंक्लूजन में लिखोगे। ये भी 2-3 पेजेस का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। तो ये हो गया भाई मेन, ठीक है, एक ढांचा बोल सकते हैं हम प्रोजेक्ट का। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ लिख के हमें बताया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा है वो है हाउ टू स्टार्ट विथ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है वेज टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट एट MIT STE। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक, जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिया है वो है आइडेंटिफाई द रिसर्च डोमेन एरिया एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपको जो है अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो आपका डोमेन क्या है, आपका एरिया क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप फाइनेंस से हो या मार्केटिंग से हो, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि स्टडी करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंगली। ऐसा ना हो जाए कि आपका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एंड आप तो फाइनेंस के लिए बना रहे हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ही के स्पेशलाइजेशन के ऊपर बना रहे हो, बिकॉज एट द एंड दे गोना चेक इट, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है फॉर लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है। फॉर लाइव प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर लाइव प्रोजेक्ट यानी कि सेकेंडरी डेटाबेस प्रोजेक्ट। फॉर लाइव प्रोजेक्ट study is existing process and you are currently working on, describe the process, identify the flows and give suggestion or recommendation on the basis of actual knowledge and you have
ऑब्टेन्ड एट MIT SPO, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है ना, एग्जिस्टिंग डेटा है ऑलरेडी, यहाँ पे किसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे है, लेकिन आपको अच्छे से वर्क करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं इसके फ्लोज क्या रहेंगे, इसमें आपको कुछ सजेशन देने हैं, रिकमेंडेशन देने हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, फॉर सेकेंडरी, ठीक है, ये है सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है। फॉर सेकेंडरी यहाँ पे लिखा है a project on the topic of your choice by conducting literature review by concluding studies from the plethora of article, blogs, research paper. Your conclusion will be based on overall observation and studies, etc. ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि आपको जो है लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से लिखना है आर्टिकल, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पहले ही समझाया है ना, स्टार्टिंग में मैंने जो आपको लिटरेचर रिव्यू का पार्ट समझाया वही यहाँ पे उन्होंने इलेबरेट करके अच्छे से लिखा है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या थी कंक्लूजन में से, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिटिकल एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस और मे बी आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप फॉर फर्दर स्टडी कैन ऑल्सो बी टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव फॉर कंडक्शन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो है आपको रिसर्च गैप भी एक मेन प्रोस्पेक्टिव हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने का, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो, बट यस इट इज जस्ट द ऑप्शनल थिंग। अगर आपको ये नहीं समझता है तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपको इसमें हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पेज नंबर पे, ठीक है। तो थर्ड पेज नंबर पे यहाँ पे सेम ही लिखा है, सॉरी या दिस इज द फोर्थ पेज, ओके। थर्ड पेज था, फोर्थ पेज ये है। तो फोर्थ पेज में यहाँ पे लिखा है की इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया है जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्रेडिट लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है लेवल ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बिजनेस एनालिटिक डिजिटल बिजनेस, यहाँ पे 6 क्रेडिट है इसको। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट 6 क्रेडिट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव 6 क्रेडिट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के लिए 6 क्रेडिट, फोर्थ सेमेस्टर के लिए 8 क्रेडिट। तो ये इन्होंने क्रेडिट वाइज ये डिवाइड किया है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ स्लाइड के ऊपर, जो कि मेन स्लाइड हो सकती है, ठीक है। It is not main slide, but it is the cover page of your report and first impression is the last impression. So आपको cover page जब भी आप बनाते हो तो प्रॉपर सारी चीजें मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट पेज रहेगा, तो मेक श्योर कि इसमें जो भी आप पुट कर रहे हो उसमें एक भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्रॉस चेक करिए 2 बार 3 बार अच्छे से, ठीक है। तो ये रहेगा कवर पेज, जहां पे आपको यहाँ पे लिखना होता है टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब भी आप टॉपिक सिलेक्ट करते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया टॉपिक जो है वो कुछ इस तरीके से शुरू हो सकता है, ए स्टडी ऑन, ठीक है, वो आपको लिखना ही लिखना है, ए स्टडी ऑन। इसके बाद आपके टॉपिक का नाम, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इसके बाद कंपनी का नाम, ठीक है। ए स्टडी ऑन इज द कंपल्सरी थिंग, जो मैं चाहता हूं कि आप एड ऑन करिए ही करिए, ठीक है। इसके बाद टॉपिक का नाम आएगा ए स्टडी ऑन, ठीक है। इसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इट इज ए काइंड ऑफ टॉपिक ऑफ HR। अगर फाइनेंस का है तो उसमें आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डाल सकते हो, ठीक है, या फिर कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ, ठीक है। इसके बाद कंपनी का नाम आता है, इसमें आप HDFC बैंक डाल सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम उसमें डाल सकते हो। अगर आप मार्केटिंग का है तो उसमें आप लिख सकते हो स्टडी ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है एक टॉपिक ढूंढना है, एक स्पेसिफिक टॉपिक आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर, जो किसी कंपनी का भी इन्वॉल्वेशन करें, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी को इन्वॉल्व करें, हो सकता है कि 2-3 कंपनीज भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आएगा प्राइमरी डेटा में, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट में आप 2-3 कंपनीज भी एक साथ मर्ज कर सकते हो और उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आता है कंपनी नेम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया स्टडी ऑन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है, ये रहेगा आपके टॉपिक का नाम। इसके बाद जो कंपनी नेम रहेगा वो रहेगा ABC कंपनी, जो भी आप जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप करते हो, जिस भी कंपनी में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, उस कंपनी का नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है, ये सारी चीजें तो सेम टू सेम ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पे रहेगा गाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गाइड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। गाइड आपको एनरोल ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो आपके ही गाइड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आपको गाइड का नाम ढूंढने में कोई भी परेशानी है तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसमें हेल्प आउट करूंगा। इसमें सबमिटेड बाय में आपका नाम, स्टूडेंट नेम यहाँ पे रहता है अलॉन्ग विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे ईयर लिखोगे, जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी पुराना लिखा है, बट आप जो है अपना ईयर यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे 15, 16 सॉरी 25, 26, 27, 28 वॉट एवर इट इज़, आप इसमें जो है उस तरीके से ऐड ऑन करके, ठीक है। ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। ये आप रहने दे सकते हो, ये हेडर में रह सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सर्टिफिकेट। ये जो है कंपनी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। इट इज ए काइंड ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट, नेम ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है जो आप ऐड करोगे, तो ये आप फॉर्मेट दोगे जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, और उसी कंपनी का आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वाइज आपके जो भी कंपनी है वो आपको सर्टिफिकेट देंगे अलॉन्ग विद द सील, ठीक है, स्टैम्प। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम रहेगा विद ऑर्गेनाइजेशन स्टील। तो ये बेसिकली एचआर या फिर कंपनी के ओनर देते हैं, अगर छोटी कंपनी तो ओनर देते हैं, अदरवाइज एचआर देते हैं अगर बड़ी कंपनी है तो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है दिस फॉर्मेट शुड बी प्रॉपरली फिल्ड विद प्रिंटेड ओनली एंड ऑथराइज लेटर हेड ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये रहेगा कंपनी सर्टिफिकेट। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेकेंडरी डेटाबेस है तो इट इज़ ओके, बट अगर नहीं है, अगर आप प्राइमरी डेटा के ऊपर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने इंटर्नशिप की ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप इसको छोड़ भी सकते हो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन पेज, ठीक है। तो डिक्लेरेशन एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे बस आपको अपना ईयर रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको आपके टॉपिक का नाम रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको आपका कोर्स डालना है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा अलॉन्ग विद योर सिग्नेचर एंड स्टूडेंट आईडी, ठीक है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट में आप जो है अपने गाइड को यहाँ पे थैंक यू कहते हो, आपके दोस्तों को यहाँ पे थैंक यू कहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप थैंक यू कहते हो कि उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट को बनवाने में हेल्प की है। तो ये आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होगी। अदरवाइज अगर आपको इसमें हेल्प आउट चाहिए तो फिर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दूंगा मेरा कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे लिखते हैं कि आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट का नेम और सिग्नेचर अलॉन्ग विथ योर स्टूडेंट आईडी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था वही आपको सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। समरी आपको यहाँ पे लिखनी है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बट आप 2-3 पेजेस के ऊपर ना जाए, बिकॉज इट इज द समरी, ठीक है। तो समरी यूजुअली 1-2 पेजेस की होती है, बट यहाँ पे मिनिमम इन्होंने 250 वर्ड्स की लिखे, तो आपको एटलीस्ट इतना लिखना होता है, ठीक है। जहाँ पे आप पर्पज लिखोगे ये प्रोजेक्ट बनाने का, इंपॉर्टेंस लिखोगे ये प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट खत्म होता है, समरी खत्म होती है, वैसे आपको लिखना होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चैप्टर वाइज यहाँ पे इन्होंने अच्छे से लिखा है कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होना चाहिए। तो चैप्टर फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, चैप्टर सेकंड होगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, थर्ड होगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ होगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ विल बी कंक्लूजन फाइंडिंग, सिक्स्थ विल बी सजेशन एंड रिकमेंडेशन, सेवंथ एनेक्स्चर, 8 रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो काफ़ी ईजियर लैंग्वेज में है। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, 1.1 में आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द कंपनी लिखोगे, इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या है ना। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल में आप लिखोगे, इसके बाद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द स्टडी आपको यहाँ पे थर्ड में लिखना होता है। डेटा एनालिसिस में आप जो है ग्राफ्स बनाते हो, टेबल्स बनाते हो प्रोजेक्ट के, तो वो आपको किस तरीके से बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ग्राफ्स एंड टेबल्स बनाना नहीं आता है तो आपको जो है यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका टाइप कौन सा है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे अगर आपका सेकेंडरी टाइप है तो यहाँ पे आप जो है अपने मन से लिख सकते हो, अपने मन से क्वेश्चन लिख सकते हो। उसका सर्वे आपको करना होता है अपने खुद की कंपनी में, उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पे एक सर्वे फॉर्म बनाते हो, गूगल फॉर्म्स बनाते हो, वो अपने दोस्तों को भेज के उसके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने होते हैं। उसके ऑप्शनल आपको वहाँ पे देना होता है, ऑप्शन देना होता है गूगल फॉर्म्स के ऊपर। उसके 50 या फिर 100 आप रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हो, उसी के बेस पे आप जो है
डेटा एनालिसिस बनाते हो। अगर आपको नहीं समझा तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डेमो प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये भी चीज़ें समझेगी। अदरवाइज मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी 1 बाय 1 उसे चेक कर सकते हो। सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर लाइव प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा मौजूद होगा जिसमें ग्राफ्स एंड टेबल्स इंटरप्रिटेशन तो बनेगा ही, बट इसके साथ आपको जो है खुद से वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पे डेटा एनालिसिस बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एनालिसिस यू हैव टू मेक कंक्लूजन एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, आपने क्या क्या कंक्लूजन लिखा है, क्या फाइंडिंग इसमें आई है, सजेशन क्या रहेंगे, रिकमेंडेशन क्या है। एनेक्स्चर इज ए काइंड ऑफ क्वेश्चनरी। आप यहाँ पे इसके रिप्लेसमेंट में क्वेश्चनरी भी लिख सकते हो जो आपने डेटा एनालिसिस में बनाया है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझा, ठीक है, बिब्लियोग्राफी तो मे भी आपको पता ही होगा, रेफरेंसेस होते हैं, क्या क्या किस किस बुक में से आपने किस आर्टिकल में से प्रोजेक्ट बनाया है वो आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो इस पॉइंट में से अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प आउट करूंगा। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती है सो यहाँ पे काफ़ी मिनिमम चार्जेस में जो है मैं आपको इस प्रोजेक्ट को बनवाने में हेल्प करूंगा। प्रोजेक्ट आपका ही रहेगा, आई विल जस्ट ओनली हेल्प यू, आई विल जस्ट रेफर यू माई नॉलेज, आई विल गिव यू माई नॉलेज एंड यू विल प्रोसीड विद द सेम। ठीक है, इसके बाद आता है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बस वही लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में लिखना है, ये हो सकता है 2.1 हो। ठीक है, 2.2 टाइमलाइन रहेगी, 2.3 मैनेजमेंट ऑफ टीम। तो इस तरीके से आपको इलेबरेट करना है। ठीक है, समझ सकते हो आप। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फिर से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर फोर्थ डेटा एनालिसिस, मैंने पहले ही बताया था ये सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, ड्राउट डेटा एनालिसिस विद इंटरप्रिटेशन, आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी लिखना होता है जिसमें एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चन है उसको इलेबरेट करते हुए आपको लिखना होता है कि इसमें से इतने % लोगों ने ये कहा है, इस तरीके से हुआ है, ये इतने ज़्यादा लोग एग्रीड है, इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन में लिखना होता है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप जो है पाई चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, है ना, तो इस तरीके से। फिर फिफ्थ चैप्टर में ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बताया था कंक्लूजन किस तरीके से होना चाहिए, है ना, फिर सिर्फ फाइंडिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डिफाइंड, द एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट हैज नॉट कवर्ड ड्यू टू एनी रीजन, ऑल्सो सच फैक्टर्स एज वेयर आउट ऑफ कंट्रोल और बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट में बी मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो भी आउट ऑफ कंट्रोल थे, जो आउट ऑफ बाउंड्रीज थे, ठीक है, जो आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में कवर्ड नहीं हुए हैं, इस टॉपिक में कवर्ड नहीं हुए हैं, लिमिटेशंस आए हैं, तो वो आप इसमें लिखोगे। इसके बाद आता है चैप्टर 6 विच इज सजेशन एंड रिकमेंडेशन, तो वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, सजेशन क्या देना चाहोगे, कैसे इंप्रूव होगी कंपनी, है ना, कैसे ग्रोथ हो रही है कंपनी की, वो आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो प्रॉपरली। इसका एक 1 पेज 2 पेज का बनाओ, एनेक्स्चर सपोर्टिंग स्टेटिस्टिक ऑफ रिपोर्ट, या फिर क्वेश्चनरी भी आप डाल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 8 आता है रेफरेंसेस, तो इस तरीके से आता है, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा बुक था, कौन सा आर्टिकल था, जो आप लिटरेचर रिव्यू में भी लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे बिब्लियोग्राफी बनाते हो, आपको इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फर्दर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे इनका कहना है कि एलिवेशन चार्जेस जो है वो 1500 हो गए। ठीक है, फॉर इंडियन स्टूडेंट एंड $30 फॉर NRI स्टूडेंट। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो बिकॉज ये काफ़ी पुराना PDF है। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी प्राइस अभी शुरू है। बट यस, आपको यही गाइडलाइंस फॉलो करनी है बिकॉज इसके बाद कोई गाइडलाइंस MIT की तरफ से आई ही नहीं है, तो आपको भी शायद यही मिली होगी। ठीक है, तो पेमेंट की आपको यहाँ पे लिंक भी देखने को मिलेगी, बट आप मेक श्योर करिए कि आप जो है अपडेटेड लिंक की तरफ ही जाए। अपने गाइड का सपोर्ट ले सकते हो, अपने सीनियर्स का सपोर्ट लीजिए इस पेमेंट को करने के लिए अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है प्लेगरिज्म। ठीक है, तो प्लेगरिज्म क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्लेगरिज्म होता है कॉपी करना। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि आप किसी का ऑलरेडी रिटर्न प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट में डालो, है ना, आपके प्रोजेक्ट में डालो। इसीलिए इन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया है कि आप कॉपी तो कर सकते हो बट उसका जो परसेंटेज है वो 10 या 15 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो जब आप 50 to 60 पेज की प्रोजेक्ट बनाते हो तो सकता है कि उसमें से 10% 8% आप कॉपीड पार्ट भी यूज करें, जो कि अलाउ है। बट ऐसा नहीं है कि आपको 100% अलाउ करना है। ठीक है, 10% 15% इज ओके, बट
10 एंड 15% कैसे हो जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। अगर आप चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये भी लिखते हो तो ये भी प्लेगरिज्म में आता है। अगर आप एक्नॉलेजमेंट में जो लिख रहे हो, है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, डिक्लेरेशन है, तो ये भी प्लेगरिज्म में आता है, तो इसके भी परसेंटेज कैलकुलेट किए जाएंगे। सो दैट्स द रीजन दैट दे आर प्रोवाइडिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट इसीलिए आपको दिया जा रहा है ताकि ये भी प्लेगरिज्म है। बाकी आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, आपको कहीं से कॉपी नहीं करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी करोगे तो उनको पता नहीं चलेगा। दे हैव सॉफ्टवेयर, दे हैव टूल नेम्ड टर्निटिन, उसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट कॉपी करते हो तो उसके कितने परसेंट कॉपी किया है वो भी आता है। अगर आपने चैट जीपीटी से किसी भी एआई टूल से बनवाया है तो उसके परसेंटेज भी अलग आते हैं। मतलब प्लेगरिज्म भले ही 4-5% आ जाए, लेकिन एआई अगर 100% हुआ तब भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आई नो बिकॉज मैंने ऑलरेडी एमआईटी यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट को उनके प्रोजेक्ट बनवाने में हेल्प आउट किया है, इसी वजह से मुझे पता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया दैट डोंट गो विथ कॉपीड कंटेंट। कहीं से कॉपी मत करो, कहीं से किसी का भी ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है वो बिल्कुल भी कॉपी ना करे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, प्रोजेक्ट अच्छे से बनाइए, खुद की रिसर्च करिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड आइडियली बिफोर विद द एग्जाम्स ऑफ द रिलेवेंट सेमिस्टर। तो यहाँ पे जो भी आपके डेडलाइन है वो आपको आपके गाइडेंस की तरफ से मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 30 वर्किंग डेज के ऊपर में आपका जो प्रोजेक्ट है वो इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी शुड बी टाइप्ड इन A4 साइज। A4 साइज लेना है, अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो A4 साइज ही होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने इसका डायमेंशन भी लिखा है, पोर्ट्रेट मोड एंड सबमिटेड इन PDF ओनली, ठीक है। वर्ड फाइल इसलिए नहीं होती है बिकॉज वर्ड फाइल शफल हो जाती है। वर्ड फाइल एडिटेबल होती है बट वो शफल भी होती है। सो मेक श्योर कि आप PDF ही सबमिट करो, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट में कई सारे टूल हैं जो वर्ड को PDF में कन्वर्ट करते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको इसमें भी हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट लिखा है वो है 6 पॉइंट, विच इज द रिपोर्ट गाइडेड बाय नेम शुड बी फ्रॉम MIT SDE फैकल्टी नेम एज मेंशन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके गाइड के नाम भी लिखे। हो सकता है कि यही आपके कुछ गाइड हो, ठीक है, यही आपके गाइड हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने भाग्यश्री पांडे का नाम लिखा है, ठीक है, ये प्रोफेसर है। इसके बाद HR के लिए भी प्रोफेसर भाग्यश्री पांडे है, ठीक है, या फिर स्नेहल पाटिल है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ढूंढना है, बट यस इट कैन बी चेंज, इट कैन बी वेरी। तो आपको जो भी रियल टाइम आपके गाइड है उसी को यहाँ पे मद्देनजर रखना है। हो सकता है कि इसमें से कई जो टीचर है वो उन्होंने जॉब छोड़ दी हो सकती है, या कुछ भी रीजन हो सकता है। मेक श्योर कि आपके गाइड का नाम ओरिजिनल लिखो, बिकॉज एट द एंड वही आपका प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, वही आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल करने वाले हैं। सो गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड डोंट डू एनीथिंग विच इज वायलेटिंग द लॉज ऑफ MIT यूनिवर्सिटी, राइट। देन यहाँ पे आता है 7 पॉइंट, विच इज सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑन द कंपनी लेटर हेड, ठीक है। जो आप सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अटैच करने वाले हो वो यहाँ पे कंपनी लेटर हेड के ऊपर ही टाइप होना चाहिए। स्टैम्प होना जरूरी है, अगर स्टैम्प नहीं है तो भाई मत करो, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी, आप फेल हो जाओगे तो अगली बार में आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन एंड एक्नॉलेजमेंट शुड बी साइन बाय द स्टूडेंट। तो जो भी आप डिक्लेरेशन लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आप डिक्लेरेशन लिखोगे वहां पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर लगानी मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद आता है 9 पॉइंट, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन एक्नॉलेजमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। 10th पॉइंट है, फॉलोइंग पेजेस आर मैंडेटरी एंड शुड बी गिवन इन द सेम सीक्वेंस एज गिवन बिलो इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो पहला रहेगा टाइटल पेज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये रहेगा कवर पेज, ठीक है, ये है कवर पेज, सॉरी ये, ठीक है। तो ये रहेगा कवर पेज जो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है चलिए देखते हैं। इसके बाद आता है कंपनी सर्टिफिकेट, जो जिसका मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया था, है ना। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन पेज, डिक्लेरेशन पेज का भी फॉर्मेट इसमें है, एक्नॉलेजमेंट पेज का भी है। एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने बताया था, विच इज समरी, देन टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो पेज नंबर भी यहीं से स्टार्ट होगी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो पेज रहेगा वो रहेगा पेज नंबर
1, ठीक है। उसके पहले पेज को नंबरिंग नहीं दी जाएंगी, या फिर अगर आपको देना है तो आप जो है I, समझ रहे हो, इस तरीके से आप दोगे। न्यूमेरिकल जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट के बाद ही दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इन द सिंगल PDF फाइल, प्लीज डोंट सेंड अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही फाइल रहेगी जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेपरेटली कुछ भी नहीं लिखना है, सेपरेटली नहीं लिखना है, एक ही PDF होगी जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबमिशन लिंक फॉर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये रहेगी सबमिशन लिंक, इसी के ऊपर आपको सबमिट करना है। अगर ये चेंज हो चुकी है तो आपको रियल टाइम डेटा के ऊपर जाके चेक करना है और वहीं पे आपको पोर्टल देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम, टॉपिक का नाम लिखना है, यहाँ पे सेमिस्टर, और यहाँ पे अपलोड करनी है। एंड यस, आपको लॉगिन तो करना होगा, लॉगिन करने के बाद ही आप जो है ये सारी चीजें प्रोजेक्ट सबमिशन की कर पाओगे, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डूज एंड डोंट, तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है इसके बारे में स्ट्रिक्टली बताया है। तो फॉन्ट साइज जो है सबसे मेन चीज है। अगर आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हो इन इंडिया, ठीक है, तो इसका जो फॉन्ट स्टाइल रहेगा वो टाइम न्यू रोमन रहेगा। आउट ऑफ इंडिया जो भी बनाते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है उसका एरियल होता है, बट इन इंडिया वेयर यू आर स्टडिंग, और इसके बाद भी अगर आप कोई स्टडी करते हो तो मेक श्योर कि आपका जो फॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन ही हो। इसके बाद फॉन्ट साइज जो है वो 12 ही होनी चाहिए कंटेंट की, यानी कि जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ की साइज 12 ही होगी, ठीक है। इसके बाद जो सब हेडिंग है, सब हेडिंग एज इन कि ये वाला, ठीक है, ये हो सकता है सब हेडिंग, तो सब हेडिंग का जो साइज है, ठीक है, वो सब हेडिंग का जो साइज है वो रहेगा 14। इसके बाद जो मेन हेडिंग है यानी कि चैप्टर, ये रहेगा मेन हेडिंग, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो उसका जो मेन हेडिंग का रहेगा वो रहेगा 16, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है डोंट, यानी कि क्या नहीं करना है, स्पेलिंग एरर नहीं करनी है, ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं करनी है, तो वो आप मेक श्योर करोगे कि ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं है। वैसे जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वहाँ पे उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो आपको ईजियर रहेगा फाइंड आउट करने में, बट स्टिल आपको मेक श्योर करना है सारी चीज़ें क्रॉस लाइन करनी है, ठीक है। इसके बाद आता है 1 लाइन स्पेसिंग, तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो 1 लाइन का होना चाहिए, तो वो आप अच्छे से करोगे, ठीक है। इसके बाद कॉपीड कंटेंट नहीं करना है, ठीक है। डोंट में लिखा है कॉपीड कंटेंट, जो मैंने पहले ही बताया था, अगर कॉपीड कंटेंट लिखोगे, इंटरनेट से यूज करोगे, सो गए, ठीक है। यस, कॉपीड कंटेंट एज इन कि अगर आप जो है प्राइमरी डेटा के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, सो ऑलरेडी यू आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट सोर्स, बट वो आपको खुद के मन से लिखनी है, ना कि आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, किसी का भी प्रोजेक्ट उठा के पेस्ट कर रहे हो। सो आपको खुद का लिखना होगा, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है सोर्स लिंक, ठीक है, ये डूज में है, सोर्स लिंक फॉर इमेज टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप कोई भी इमेज अपने प्रोजेक्ट में डाल रहे हो तो उसके नीचे आपको लिंक भी पेस्ट करना जरूरी है, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी समझ के आए। ऐसा नहीं कि आप किसी का कोई भी इमेज डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो, तो सोर्स लिंक आपको वहाँ पे डालनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जब भी आप कोई टेबल बनाते हो, कोई भी फिगर बनाते हो, बिकॉज एट द एंड जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आप डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लिखोगे, तो आपको जो है उसमें टेबल नंबर, फिगर नंबर तो लिखना होगा, तो वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। अगर चैप्टर 5 है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो आपको यहाँ पे 5.1 to 5.20, ठीक है, मतलब अगर आप 20 क्वेश्चन लिख रहे हो तो 5.1, 5.2, 5.3 इस तरीके से होगा। इसके बाद अगर चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन का, तो उसमें भी अगर कोई टेबल एड ऑन कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो जो कि यहाँ पे सब हेडिंग होगा, ठीक है, तो उसका भी आपको 1.1, 1.2 इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने सारी चीजें 1 by 1 मेंशन की है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई, ठीक है। तो यहाँ पे एब्रीविएशन यूज इन द एंटायर रिपोर्ट शुड बी मेंशन इन द सेपरेट पेज एंड राइट आफ्टर द इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी एब्रीविएशंस है वो प्रॉपरली लिखने हैं एंटायर प्रोजेक्ट के, यहाँ पे आपको प्रॉपरली सेपरेट जो है इंडेक्स पेज पे लिखना होता है, ठीक है, विच विल बी इन द राइट कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है काइंडली यूज यूके स्पेलिंग टू अवॉइड एनी स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो लैंग्वेज काफ़ी अलग अलग है, इंग्लिश में भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है, बट आपको यहाँ पे यूके लिखनी है।
सो ये नॉर्मल है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे इंडियंस को यूके ही आती है, ठीक है। तो ये इसको आप फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे फिर से इन्होंने एक इलेबरेट करके लिखा है, फॉन्ट साइज, ठीक है, कंटेंट का क्या रहेगा ये, ठीक है, हेडिंग का क्या रहेगा, स्पेसिंग कितनी रहेगी लाइन के बीच में, फिर यहाँ पे सोर्स के लिंक, कंटेंट और इमेज जो मैंने आपको बताया था अभी, टेबल ऑफ फिगर शुड नंबर, ठीक है, नंबर, फिर यहाँ पे एब्रेविएशन अभी बताया, फिर यहाँ पे रिपोर्ट डज नॉट हैव 2 और मोर स्पेल एरर इन चैप्टर, ठीक है। अगर करोगे तो यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, मार्क्स सिस्टम का ये टेबल है, तो यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें मार्क आपकी इस तरीके से डिवाइड हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेविगेट मार्क फॉर स्पेलिंग एरर, इसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है, -5 है, ठीक है, डायरेक्टली -5 है अगर स्पेलिंग एरर होता है तो। प्लेगरिज्म ऑफ द कंटेंट इफ कॉपीड, डायरेक्ट -10, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि कॉपीड कंटेंट नहीं है। ये -100 भी हो सकते हैं अगर आप सीधा का सीधा किसी का प्रोजेक्ट उठा के पेस्ट कर दो, ठीक है। सो ये इन्होंने लिखा है, बट ये प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये आप इसको सीरियसली नहीं लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है रिलेवेंट टॉपिक फॉर द कोर्स एंड कवरेज। तो यहाँ पे रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, इसमें आपको 50 मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब रिलेवेंट टॉपिक अगर आप लेते हो, अच्छा टॉपिक चूज करते हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को 4 है, फ्लो ऑफ द कंटेंट, यानी कि अच्छे से लिख रहे हो कंटेंट को, 5 मार्क्स। फिर यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ चीज़ें इलेबरेट की है जो कि नॉर्मल है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन की थी। आप यहाँ पे इसका मार्क पढ़ सकते हो, किस किस को कितने बेस है, ठीक है। तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी लिखी है जिसमें इन्होंने बोला है, फॉर द स्टूडेंट हु विल नॉट गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी और इन केस सेकेंडरी प्रोजेक्ट नीड टू अटैच exemption certificate, ठीक है। इफ द कंपनी सर्टिफिकेट और exemption certificate whichever it is applicable not attached while submitting the project, 5 marks from the certificate will deduct in such case, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है एक सर्टिफिकेट अटैच करना है अगर आप जो है कंपनी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, ठीक है, उसका फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली उस ड्राइव के लिंक पे जाके जो है उसका फॉर्मेट ले सकते हो, तो वो आपको वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, अगर कंपनी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो, ठीक है। और अगर आपका जो डेटा टाइप है वो प्राइमरी है तो ही, सेकेंडरी है तो नहीं, ठीक है। अब जानिए कि आप कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को बनवाने में मेरी हेल्प चाहिए तो आप सीधा गूगल पे आइए और यहाँ पे लिखिए researchproject.in और एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मेरी साइट विजिबल हो जाएंगी। काफ़ी अच्छे से हमने डेकोरेट मेंटेन किया है इस साइट का। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी वाइज हमने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी को डिवाइड किया है, जिसमें MIT यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो MIT यूनिवर्सिटी का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप यहाँ पे चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप व्हाट्सएप नाउ पे ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही आप जो है पॉपअप में मेरा नंबर देखोगे, डायरेक्टली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सैंपल भी देखने को मिलेंगे। ये कुछ सैंपल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो ये भी आपको हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डेमो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था ये डेमो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आपको बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लिखनी है। तो इसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सारी चीज़ें आई होप मेरी तरफ से मिल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि कैसे जो है वो भी MIT यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है, आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, विच इज रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।